हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अली अनसेंसर्ड। और आपको मेरी एनक से लग रहा होगा कि शायद ये कोई तमाशबीन शो है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बड़ा सीरियस शो है, आपने गौर से देखना है। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जिनका ख्याल होता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के पैसे मिलते हैं। हमें तो कभी नहीं मिले, अच्छी भली फाका मस्ती चल रही है और पैसे तो मिलते हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाने के। तो बहरहाल वो उस किस्म की, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ आपकी भी मसाइल कि आप हर वक्त डिप्रेस नहीं होना चाहते। और मैं क्योंकि कोई ख़ास ऑप्टिमिस्ट हूँ नहीं ज़िंदगी के बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा टाइम बुरा गुजर रहा है तो बाकी क्यों याशी कर रहे हैं, इसलिए मैं सबको कहता रहता हूँ कि सब ख़त्म होने लगा है। खैर, आज जो एक थोड़ी सी बेहतर बात है वो ये है कि जो मेरे साथ गेस्ट है, उनका ये ख्याल नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने लगा है, उनके ख्याल में पूरी दुनिया बढ़ने लगी है। तो थैंक यू सो मच हाशिर। थैंक यू। हाशिर जो हैं वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं। मतलब ये भी आप देखेंगे, मेरे जानने वालों में पढ़े लिखे लोग भी हैं। और इनका जो है, मतलब ज़ाहिर है वो पीएचडी तो किसी बहुत ही बारीक सी चीज़ पे होगी, लेकिन ये है कि ब्रॉडली रिन्यूएबल जी। एनर्जी पे जी। आपका काम है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हाशिर, हमारा जो एनर्जी मिक्स है हुँ, वो, उसमें ज़ाहिर है फर्नेस, गैस हुँ, और कोल हुँ, जो है वो है, फिर हुँ। साथ हमारा हाइडल है। जी। अच्छा, हाइडल पे सबसे पहले इसलिए आ जाओ क्योंकि लोगों का ख्याल है कि अगर बड़े बड़े हम डैम बना लें तो फिर फ्लड्स वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा, बिजली का मसला भी ख़त्म हुँ। हो जाएगा। बेसिकली वो अ, सब मसलों का एक हल है, डैम। नहीं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। एक तो सबसे पहले फ्लड्स वाली बात करते हैं कि जो छोटे-मोटे फ्लड्स हैं वो डैम बनाने से एक तो जो है वो कवर अप कर लेता है, और उससे मिसकंसेप्शन और फैलती है क्योंकि लोगों को लगता है यार छोटे फ्लड्स रुक रहे हैं तो बहुत अच्छा और बनाई जाओ, और लोग उसके आस-पास आबाद भी होना शुरू हो जाते हैं। और जब बहुत बड़ा फ्लड आता है तो वो एक्चुअली वो डैम उसको डबल ट्रिपल करके आपको हिट करता है और उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है। एक तो ये इश्यू है। दूसरा इश्यू ये है जो इसका इकोलॉजिकल इश्यू है वो बहुत ज़्यादा है कि लैंड यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और उसमें ये है कि जो फ़िश की लाइफ़ है, जो आस-पास परिंदों की लाइफ़ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो उससे पूरा जो फूड साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। एक ये इशू है। और लास्टली जो सेडिमेंट्स के जो रेत और मिट्टी साथ आती है हमारे पहाड़ों से, अब नेचुरली जो हमारे पहाड़ हैं पाकिस्तान के वो इतने ओल्ड नहीं हैं, वो यंग हैं। बाकी कंपेयर टू फॉर एग्जांपल द रेड रॉक्स इन यूएस, वो काफ़ी पुराने हैं, तो उनसे सेडिमेंट और रेत इतनी नहीं आती। और जो हमारे पहाड़ों से आती है वो डैम्स के पास आके बिल्कुल रुकना शुरू हो जाती है और डैम्स के अंदर भी पाइल अप होना शुरू हो जाती है। उससे एक तो डैम की कैपेसिटी कम होती है, और उसके बाद ये कि वो जो इवन उस मिट्टी रुकने की वजह से, सेडिमेंट रुकने की वजह से जो आगे जो लाइफ है फ़िश की या बर्ड्स की, इन चीज़ों की, वो भी डैमेज होती है। ये इशू है। और दूसरा आपको इशू पता ही है, जो डाउनस्ट्रीम वाटर का जो फ्लो कम होता है, एक नेचुरल रिसोर्स आ रही है, और जो डाउनस्ट्रीम लोग हैं उनको तो इशू हो गया। जो पाकिस्तान में आप अक्सर सुनते हैं कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे डैम बनाओ बनाओ, ना बनाओ, वो तो इशू है ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं, आप लोग ज़ाहिर है मेरे शो देखते हुए आपको एक ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि इसमें पता नहीं सलूशन देंगे कि नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं बताएंगे, सलूशन। इस शो में आपको दो सलूशन भी देंगे, एक दरमियान में देंगे, एक बिल्कुल एंड में देंगे। तो इसलिए बिल्कुल एंड में फॉरवर्ड करके भी ना पहुँचें और दरमियान में भी रुके ना, ये पूरा सुने। हुँ, अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि बहरहाल जो हमारा इस वक्त फर्नेस हो गया हुँ, और गैस हो गया और कोल हो गया, इसके जो इन्वायरमेंट पे असरात हैं वो तो सबसे बुरे हैं ना। मतलब हुँ, वो ठीक है, हम अभी आएंगे कि सोलर में क्या प्रॉब्लम है हुँ, और हाइडल में क्या हुँ, प्रॉब्लम है। हाइडल में तो चलो हुँ, हमने कर ली, लेकिन ये तो वर्स है, बिल्कुल। इसमें कोई दूसरी। इसमें कोई शक नहीं है कि एमिशंस इन तीनों की बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली कोल की, तो जिस पर हमने अभी काम शुरू किया, उसकी बहुत ज़्यादा इसलिए है कि वो एक सॉलिड फॉर्म में आता है, और इसकी जो ऐश बनती है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हार्मफुल हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो जो ऐश फिर वो डिस्पर्स भी होती है और उसके बहुत ज़्यादा गलत असरात भी हैं। कंपेयर टू द लिक्विड और द गैस फ्यूल, उसमें है कि उसकी ऐश का इशू नहीं है, लेकिन स्टिल उसका जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, और सल्फरस कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं। या तो हमें क्लीन फ्यूल है, सल्फर फ्री है, तो हम सिर्फ कार्बन निकले और कार्बन को कम कंट्रोल कर लें। लेकिन ये है कि उसमें और इतना ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कि वो सिर्फ दरख्त लगाने से भी नहीं ख़त्म होंगे। अच्छा, और हमें जो कोल आजकल बहुत पसंद है उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी है। दूसरा ये कि हम खुद भी माइन पाकिस्तान से भी निकल रहा है कोल। ऑयल बेसिकली और गैस बेसिकली है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो इंपोर्ट का खर्चा भी है, और फिर वो उसका इशू भी आता है बैलेंस का, मुल्क के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ, और लेकिन बहरहाल ये जो माइनिंग होती है और जो तेल निकालना होता है और कोल निकालना होता है, इनमें क्या फ़र्क है? इनमें ये है कि माइनिंग के लिए हमेशा आपको जगह ज़्यादा चाहिए। एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो कोल निकालना चाहिए आपको, उसके लिए आपको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, और माइनिंग एनर्जी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एनवायरनमेंट डैमेज होता है, और बहुत ज़्यादा जगह से अब बहुत ज़्यादा कोल निकलेगा, उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। वही सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप ऑयल से लेते हैं, तो लेट्स से उसमें जो डिगिंग करके आपको निकालना पड़ेगा, उससे जो माइनिंग के असरात है वो उतने ख़तरनाक नहीं होंगे, क्योंकि वो माइनिंग बेसिकली नहीं है, वो आप ड्रिल करके ज़मीन से ऑयल निकाल रहे हो, जगह कम यूज़ होगी और कंपेयर टू कोल। अच्छा, एज वी स्पीक शायद ये एक आध दिन ऊपर लग जाए इसको अपलोड होने में शो को, लेकिन कल आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने कहा है कि अब से सोलर प्लांट्स और पैनल्स पाकिस्तान में बनने चाहिए। सोलर के क्या मसाइल हैं? सोलर के मसाइल ये हैं कि ऑन पेपर आपको लगता है कि जी रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन मसला ये है कि जो एनर्जी सन से आ रही है, ठीक है रिन्यूएबल है, आता जा रहा है सूरज। इशू ये है जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो रिन्यूएबल नहीं है। उसमें सोलर में क्या क्या यूज़ होती है, बेसिकली एक सोलर आपने प्लांट लगाया, उसमें सीमेंट यूज़ होगा, स्टील यूज़ होगा, और उसके अलावा जो ग्लास है बेसिकली सिलिका वगैरह ये चीज़ें यूज़ होंगी। और उसमें और बहुत सारे कंपोनेंट्स है, रेयर मेटल्स है, गैलियम वगैरह, उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब वो चीज़ें आती है सारी माइनिंग से, ठीक है। अब माइनिंग का क्या इशू है वो आपको मैंने पहले बताया कि इधर उधर से आती हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान में वो रिजर्व्स हैं भी नहीं, आपको वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और जिन मुल्कों में हैं, फॉर एग्जांपल सोलर से रिलेटेड चीज़ें जिन मुल्कों में हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बड़ी सुपर पावर्स बैठी हुई हैं। चाइना, अमेरिका, या रशिया वगैरह, इनको पता है कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी उनका वहाँ पे है, होल्ड है। तो इसमें मटेरियल का इशू ये आएगा कि जब वो दोबारा आप लेट से सोलर की लाइफ है, इस पैनल की लाइफ है 20 साल, 20 साल बाद आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अब अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, वो जो प्लास्टिक का वेस्ट जो अभी हमारे पास आज है, 20 सालों बाद अगर हर बंदा सोलर लगवा ले, उसको अप स्केल करें, अभी तो लेट से 1% लोग लगा रहे हैं सोलर, लेट से 50% पाकिस्तान सोलर जाता है। 20 साल बाद उसका जो प्लास्टिक का वेस्ट से भी ज़्यादा वर्स्ट 2 टाइम्स वेस्ट ज़्यादा होगा सोलर का, क्योंकि वो जो मेटल्स जो मैं बात करूँ वो ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो आपकी स्टीम में जाएंगे, वाटर स्ट्रीम में जाएंगे, और वो आपके घरों तक भी आएंगे। ये इशू है सोलर का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो मेटल्स यूज़ होते हैं जो कि या तो कई लोग कहते हैं रिसाइकिल कर लो, अगेन आपका सोलर पैनल ख़राब हो, आपने रिसाइकिल किया, रिसाइकिल क्या चाहिए आपको, अगेन एनर्जी, एनर्जी का तो इशू है, तो रिसाइकिल आप कैसे करेंगे। और वो भी रिसाइकिल करते हैं डेवलप्ड मुल्क, जर्मनी करता है रिसाइकिल, या इधर उधर के 2-3 लोग करते हैं। कैलिफोर्निया जो कि बहुत लेफ्ट लिबरल स्टेट समझ जाती है, वहाँ पे हर बंदा कह रहा है जी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी ब्ला ब्ला ब्ला, वहाँ पे रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है उनके इस वेस्ट का, सोलर वेस्ट का जो जनरेट हो रहा है, जो कि लाइक आई सेड कि प्लास्टिक से भी ज़्यादा वर्स होगा इन द कमिंग ईयर्स। और बैटरी? बैटरी का भी थोड़ा सिमिलर इशू है। बैटरी में जो मेन कंपोनेंट है, 2 मैं उन पे पहले बात कर लेता हूँ, लिथियम और कोबाल्ट। लिथियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं साउथ अमेरिका में, चिली वगैरह में। वहाँ से लेट से आपने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है, आपको लिथियम कोबाल्ट चाहिए। लिथियम आएगा साउथ अमेरिका से, लेट से कोबाल्ट 3/4 उसके जो रिजर्व्स हैं वो है ईस्ट कॉन्गो में। ये 2 चीज़ें आएंगी। बैटरी कंपनीज़ कहाँ बन रही हैं, मोस्टली जापान, चाइना, कोरिया में है, कुछ यूरोप में है। ये सारा वहाँ से सप्लाई चेन आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से सारा इधर जाएगा, बैटरी बनेगी। उसके बाद जहाँ जहाँ गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ से उठ के वो वहाँ वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से आपके घरों में वो गाड़ी आएगी। तो इसका पूरे रूट को देखें तो कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। एक तो ये इशू है कि सप्लाई चेन हम समझते नहीं है, या तो कि आपके घर में लिथियम निकल रहा है, यहाँ से आपने साथ ही गाड़ी बनाई और आपने यूज़ किया और सब कुछ ओके हो गया। तो उसका एक तो इशू ये है कि मटेरियल्स रिन्यूएबल नहीं है, और वो बाद में आप उसको रिसाइकिल करें तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। दूसरा सप्लाई चेन का इशू है जो कि बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, जो दूर दूर से चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक तो हमें पता है कि लोग कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है जब तक आप उसको दूसरी एनर्जी सोर्सेज से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बेसिक बात है, सबको पता है कि ऑयल और गैस से अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो वो रिन्यूएबल नहीं है। अच्छा चलो हम सोलर से और विंड से कर लेते हैं, लेकिन सोलर विंड के फिर वो इशू है कि जब आप उसको अपस्केल करेंगे इतने लोगों के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए, तो इतना मटेरियल चाहिए कि वो मटेरियल भी एक दिन ख़त्म होगा। और फिर उस मटेरियल के जो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके इतने गंदे इफेक्ट्स हैं, अगर आप रिसाइकिल नहीं करते तो हमारे वो इकोसिस्टम में आता है। और एक और चीज़, जो वहाँ पे जो लोग अब काम करें, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट की मिसाल ले लें, जो ईस्ट कॉन्गो में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के अजायब कंडीशन देखें, लोग लिटरली एक हथौड़े से वहाँ पे कोबाल्ट एक झमकट्टा जमा हुआ है, और इसी तरह साउथ अमेरिका में, और वहाँ पे कोई लेबर लॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक गहमा गहमी का मुकाम है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ह्यूमैनिटी की भी अगेंस्ट है बेसिकली। और वहाँ पे अगेन चाइना बहुत पहले से जाके बैठा हुआ है और बिल्कुल उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है कोबाल्ट माइंस को, और इस तरह अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी कर रहा है और इधर उधर कर रहा है। तो जो पावर्स है उनको ऑलरेडी कंट्रोल है, और वो अपने पास सारे मिनरल्स लेके आ रहे हैं, और वो आपको ये चीज़ बेच रहे हैं कि ताकि आप अच्छा फील करो कि यार बैटरी हो, मैं बैटरी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तो बहुत, मेरा कार्बन प्रिंट बहुत कम है, जो कि बिल्कुल नहीं है। वो जो पूरी आप सप्लाई चेन देखें तो वो कम नहीं है बिल्कुल भी उसका कार्बन प्रिंट, और अगेन वो चीज़ें भी ख़त्म होनी है, वो रिन्यूएबल नहीं है मटीरियल्स। तो पाकिस्तान को लेके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी, मतलब वेस्ट ने तो इसी तरह फर्नेस ऑयल और गैस और कोल और फिर उसके बाद वो रिन्यूएबल पर गए, तो जब हमने वो प्रोग्रेशन देख ली थी तो हम कोल पे आए ही क्यों, हम भी सीधा
फर्नेस ऑयल और गैस से रिन्यूएबल पे क्यों नहीं निकल गए? पहली बात तो शुक्र करें किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने नहीं सुना और हम नहीं गए अगर जाते तो जो मसले इनको अब फेस कर रहे हैं, ये जर्मनी या एग्जांपल्स दी मैंने कैलिफोर्निया स्टेट की, वो हमें मसले आना शुरू हो जाते। शुक्र है हमने आप शुक्र करें कि हम वो स्टेप भी स्किप कर दिया आपने, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सोलर विंड के साथ। और अभी भी जर्मनी में आई गेस लेस दैन 10% प्रोड्यूस होती है, और अभी जब रशिया की वॉर की वजह से इशू है तो उनको मसले पड़ गए हैं, वो फिर गैस पे जा रहे हैं, फिर कोल पे जा रहे हैं कि मतलब क्या करें, एनर्जी तो देनी है, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं थे। तो पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, दावर बट जुनैद अकरम के शो पे आए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान एग्जैक्ट कोल पे जाने की बजाय उस पर डायरेक्ट शिफ्ट करें। तो उसके इश्यूज़ एक तो ये है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है, हमें उसका नॉलेज ही नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले बंदे गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, एक तो ये इशू है। और दूसरा वही इशू है कि हमें बेसिकली गरीब मुल्क है, हमें फ़ौरन एनर्जी चाहिए, हम लंबा प्लान नहीं कर सकते, हमने कल का सोचना है, नेक्स्ट वीक का सोचना है, हमने अगले 20 सालों का नहीं सोचना। डेवलप मुल्क और तरह सोच रहे हैं। तो अगर हम उसमें शिफ्ट करते भी दें, शुक्र है नहीं किया, अगर करते भी तो हमें ये सारे इश्यूज़ आते, ये 20 साल बाद एनवायरनमेंट के इश्यूज़ आते हैं जो सोलर और इन मेटल्स के हैं, बैटरीज़ के, इन चीज़ों के, और उसके अलावा माइनिंग के सारे इश्यूज़ आते हैं, जो हमें चीज़ें मंगवानी पड़ती और वो फिर अगेंस्ट हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, यहाँ रिजर्व उस तरह की इन चीज़ों के नहीं हैं। तो वो सारे इश्यूज़ भी आते हैं। और एनर्जी अगेन सोलर जितनी प्रोड्यूस करेगा एक सर्टन अमाउंट, वो ऑयल उससे बहुत कम अमाउंट में वो सर्टन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो आपको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए फिर पैनल्स के लिए। अगर उसको अपस्केल करे, पूरा पाकिस्तान सोलर विंड पे जाए, तो बहुत ज़्यादा विंड फार्म्स चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंक्रीट, स्टील और प्लास्टिक चाहिए, सोलर के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, वो नहीं है हमारे पास चीज़ें, फिर सोलर वो पैसे ही नहीं है, वो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। एनर्जी एक चीप भी नहीं है, और एक दूसरा ये कि 20-30 सालों में वो ख़तरनाक भी है। तो दो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से शुक्र है हम नहीं गए। और उसका सोल्यूशन इसके बाद आएंगे। मुझे बताओ कि विंड में क्या प्रॉब्लम है? विंड का अगेन सबसे पहला इशू तो ये है कि मटेरियल का। सबसे पहले थोड़ा सा साइंटिफिक बात कर रहे हैं। कोई भी एनर्जी है ना, उसके कन्वर्जन रेट होता है, एक एफिशिएंसी होती है। विंड की एफिशिएंसी ऑन थ्योरी है अराउंड 60-65%, लेकिन अभी तक जो हमारे पास डिवाइसेज हैं, मैक्सिमम हम उसको 40% पे ला सकते हैं कि एक चीज़ आई, इनपुट दिया, और उसमें लॉस कितना हुआ, 60%, 40% आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो जो रेशियो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। और सोलर की भी एग्जांपल साथ ही देता हूँ कि वो 33 हम मैक्सिमम कर सकते हैं आई गेस, और हम 26 तक कर पा रहे हैं अभी तक, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट। एक तो एफिशिएंसी बहुत कम है, मटेरियल्स अगेन अ लॉट ऑफ आयरन, अ लॉट ऑफ कंक्रीट, अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इन केस ऑफ विंड, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसमें फिर अगेन प्लास्टिक अगर इतना यूज़ करना तो फिर हम उसी स्टेज पे आ गए जो प्लास्टिक के इशूज़ थे। जब आप उसको अपस्केल करेंगे पूरी पाकिस्तान के लिए एनर्जी के लिए, जब प्लास्टिक और ये कंक्रीट और ये चीज़ें यूज़ करेंगे, पैसा भी चाहिए, और उसके बाद आपको मटेरियल भी चाहिए जो कि टॉक्सिक होगा आगे जाके, और उसकी एफिशिएंसी भी इतनी नहीं है। तो वाई नॉट देन यूज़ समथिंग विच इज़ मोर एफिशिएंट एंड ऑल्सो टॉक्सिक। तो अच्छा, मैं अब क्योंकि लोगों को तरसा रहा हूँ, क्योंकि हमने दो में से जो एक सोल्यूशन देना है वो बस इस सवाल के बाद, यानी कि यहाँ पर तो जाहिर है हम पाकिस्तान में देखते हैं कि प्रीमियम इतना ज़्यादा है हाइब्रिड कार का या इलेक्ट्रिक कार का, कि वो तो अगर मैं आज अगर ख़रीदता हूँ तो वो शायद मैं अगर 2 लाख किलोमीटर हर साल चलाऊं और मैं कोई 10 साल चलाऊं तो शायद उसके पैसे मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा। बिल्कुल। बाहर शायद इतना फ़र्क ना हो, लेकिन इसका मतलब है ये टेस्ला शेस्ला ये सब कुछ ये बस हवाई गेम ये है। हवाई गेम है। ये वही आइडियोलॉजी वाली बात है कि आप लोगों को एक वो अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि वीगन। हाँ मतलब वो आइडियोलॉजी ऐसे काम करते हैं कि आपको इन्होंने बता दिया कि आप अच्छा फील करें, ये प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह आप पेपर स्ट्रॉ ले लें, आप ये बैटरी गाड़ी ले लें, और आप रात को सोएं कि नहीं सोएं कि मैंने तो आज बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो एक दरख्त पे लगाया आज। लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करी, क्योंकि वो जो चीज़ें नहीं आपको बता रहे हैं उन पर आप नज़र नहीं जा रही। वही सप्लाई चेन वाला इशू मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में लेट से एक बंदा इलेक्ट्रिक कार लेता है, कोबाल्ट लिथियम साउथ अमेरिका और अफ्रीका से जाता है, लेट से बैटरी मेकिंग कंट्रीज़ में, नॉर्वे चला गया, जापान चला गया, चाइना चला गया, कनाडा चला गया, सारा मटेरियल वहाँ गया, बैटरी बनी, बैटरी कंपनी ने फिर देना कार मैन्युफैक्चरर्स को, वो जाएगा, मोस्टली कार हमारी जापान में बन रही है, जर्मनी में बन रही है, वहाँ जाएगा, वहाँ से गाड़ी आएगी पाकिस्तान। अब इस पूरे सर्कल को देखें, आपको लगता है ये ग्रीन है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक गाड़ी है? अच्छा, और दूसरा ये है कि मतलब फिर वही बात, क्या सब्जियों पे अगर आप शिफ्ट हो जाओ तो सब्जियां उगाने के लिए भी जानवर मारने पड़ते हैं? बिल्कुल, वो भी आजकल चल रहा है ना एनिमल रेसिज्म, कि आप कहते हैं कि जी मैं अगर बर्लिन में बैठ के एक वीगन कैफ़े में एवोकाडो खा रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि यार क्या बात है, मैं तो आज बिल्कुल भी इन्वायरमेंट डैमेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एवोकाडोज आर ग्रोन इन मैक्सिको, और वहाँ से शिपमेंट्स कंटेनर्स में आ रहे हैं, और वहाँ जो बंदा है जो ग्रो कर रहा है उसने दरख्त काटे हैं, उसने सारा कुछ काटा है, वहाँ जानवर मारे हैं, छोटे इंसेक्ट्स मारे हैं, सब कुछ किए पेस्टिसाइड्स के थ्रू, और वो ग्रो किए हैं ताकि आप बर्लिन जैसे सिटी में बैठ के आप अच्छा फील कर सकें। और उसके पीछे क्या है, फुल इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट्स हैं जो पैसे बना रही हैं, और आपको क्या आइडियोलॉजी मिल रही है कि इलेक्ट्रिक कार, ऑर्गेनिक फूड और ये चीज़ें, कि मैं तो बहुत अच्छा फील करूँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ।
और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो हमें पता नहीं है। अच्छा, तो अब वो पहले वाले सोल्यूशन पे आते हैं कि तुम्हारे ख्याल में, क्योंकि सोलर, विंड, कोल सब कुछ टके-टोकरी कर दिया तुमने, तो क्या चीज़ है जो थोड़ी-सी कंपैरेटिवली बेहतर है? आजकल जो लोग लोग वही है, मुझे उस बॉक्स कंजर्वेटिव बॉक्स में डाल दें, लेकिन न्यूक्लियर मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इसके मामले में कि सेफ़ नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज़ तो हैं इसके, लेकिन उसके भी काफ़ी लोगों ने रूल्स निकाले हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से हम वो इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम पहले इस पे बात करते हैं कि सेफ़ क्यों नहीं है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो 1-2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियर के इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं उसके 2 एग्जांपल मैं एक एग्जांपल पहले देना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जापान में थे, जो जी, 2012 वाला वाक़या जी, हुआ, और उसमें वो जिस तरह से निकले 2-3 एयरपोर्ट्स पे सोए, व्हिच इज़ ठीक है, फाइन, उसमें कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। जो वाहिद चीज़, जो खौफ उनका मैंने हुँ, देखा कि क्या हमारे बच्चे रेडिएशन से एक्सपोज हो चुके हैं, हुँ, और वो जब वापस आए तो उनका कहना था कि यार 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं, हमने सोल ये न्यू क्लियर हुँ। प्लांट नहीं लगाना। मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पहले इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले चेरनोबिल की देनी थी, लेकिन पहले जापान में जो आया था वो आया था अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से। उसमें अगर आप रिपोर्ट्स देखें यूएन की, तो लोग कहते हैं कि रेडिएशन से कोई बंदा मरा ही नहीं है हाँ। या बहुत मिनिमम मरे हैं। बेसिकली वहाँ इश्यू आया था इवैक्यूएशन का। गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिए थे, लोगों को इवैक्यूएट करने में इश्यू हुआ था। उस केस में एक एक वो बस केओस बन गया था और उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो इट्स सेल्फ उसमें न्यूक्लियर का इशू आप नहीं कह, न्यूक्लियर को ब्लेम नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट का इशू था और दूसरा एक नेचुरल डिजास्टर था। उस पर आप कह सकते हैं कि यार ऐसी रिसर्च करो, ऐसे जो अर्थ को एक प्रोन या सुनामी प्रोन एरिया वहाँ लगाओ। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा अगेन कि रेडिएशन से कोई बंदा नहीं मरा था वहाँ पे। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल चेरनोबिल की देते हैं लोग। उसमें इशू ये था कि चेरनोबिल का जो रिएक्टर था, उसमें जो सेफ्टी जो सारा सिस्टम था वो एक सोवियत यूनियन के टाइम का था, और वो बहुत ही लेट्स से इट वाज नॉट गुड इनफ। ठीक है, उसमें ह्यूमन एरर भी हुए थे, लोगों ने गलत डिसीजन लिए थे, पॉलिटिकल इश्यूज भी थे। उसकी वजह से मसला एस्केलेट हुआ और बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ठीक है, बाकी दुनिया में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बाकी जगहों पे भी इशू नहीं हुए। ठीक है, और ये चीज़ें हैं 90s की या पुराने टाइम की, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आजकल इन चीज़ों पे इतना काम हो चुका है कि न्यूक्लियर इज़ वेरी एडवांस्ड। बिल गेट्स एक्चुअली केम अप विद दिस आइडिया ऑफ टेरा पावर, जिसमें एक उसका नाम है नेटियम रिएक्टर। उसमें ये है कि आप पानी की जगह सोडियम लिक्विड सोडियम यूज़ करते हो फॉर द कूलिंग ऑफ द रिएक्टर। उससे होता ये है कि आप रिएक्टर को कम प्रेशर पे चला सकते हो और हाई टेम्परेचर पे, और कम प्रेशर और इन हाई टेम्परेचर पे चलाने से उसका जो रिस्क है, सेफ्टी रिस्क है, वो कम हो जाता है। और जब जैसे ही आइडिया आया था, उसको वो एक ख़ास टाइप का यूरेनियम चाहिए था, वो चाइना से मिलता था। फिर वो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आए, फिर लेफ्ट ने भी कहा ओहो हो न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगेन विदाउट एनी रिसर्च वो एक आइडियोलॉजी आपको दी हुई है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। आपने खुद नहीं उसमें देखा है, रिसर्च की कि क्यों हुआ था एक चेरनोबिल का एक्सीडेंट, क्यों जापान वाला इशू हुआ था। बस एक वो एक न्यूक्लियर सा स्टिग्मा लगा हुआ है और उसकी वजह से है ये इशू। जो एक वाहिद प्रॉब्लम और है वो ये है कि हमारे जैसे मुल्क में, जहाँ पे हादसाती तौर पे तालिबान जीएचक्यू के अंदर हुँ, भी घुसे हुए हैं, हुँ, और उन्होंने एयर बेस के अंदर हुँ, जाके हमारे जहाज़ भी नाकारा किए हुँ। हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा खौफ आता है न्यूक्लियर प्लांट का। आता है, लेकिन ये आपको पता है हम जो काम करना चाहिए हम कर सकते हैं। हम्म, हमारे कुछ लोग हैं ऊपर जिनके कंट्रोल में चीज़ें हैं। अगर हम चाहें तो वो नहीं पहुंच सकते न्यूक्लियर। ये कोई ऐसे कोई एक खिलौना नहीं है कि एक बंदा न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंच गया और उसने पूरा आपका चोरी करके निकल गया। इतना आसान नहीं होता। अगर हम चाहें कि वो ना लीक हो तो वो नहीं होता। और उसमें फिर ये है कि जो बाकी आसपास के मुल्क भी हैं उनको भी डर होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, इंडिया, उनको नेबरिंग कंट्रीज़ को भी डर है कि यार ये किसी ऐसे बंदे के हाथ ना लग गया, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं उसको सिक्योर करने में। हम्म, हम्म, और इसमें साथ साथ ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये वेरी अबंडेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी वेरी क्लीन है और वेरी सेफ़ है। ये 3 की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है कि ये नहीं है, ये हैं। अगेन वही बात कि अगर मैंने एक फ़ोन चार्ज करना है, मुझे लेट्स से बहुत ज़्यादा सोलर पैनल चाहिए और उसी फ़ोन चार्ज करने के लिए मुझे इतना सा यूरेनियम चाहिए, तो वो जो एक एफिशिएंसी वाला पार्ट है ना, वो भी यहाँ पे हल हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग, क्योंकि लोग आर्गुमेंट देंगे यूरेनियम भी तो आपने माइन करनी है, लेकिन वो उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको लिथियम और ये बाकी सारे मटेरियल्स करने पड़ेंगे। हम्म। वो कम यूरेनियम भी आपको इतनी एनर्जी देगी कि आपको इशू नहीं होगा। अच्छा, हम लोग तो चले वैसे ही काफ़ी साल पीछे हैं हर हम्म। चीज़ में ही, लेकिन क्या बाकी दुनिया को ये एहसास हो रहा है कि हम ये फंसने जा रहे हैं इस सारे वेस्ट मटेरियल को लेके? हो रहा है, कुछ लोग गलतियों से सीख रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी जर्मनी की कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिछले 5-6 सालों में पैसे लगाए। उधर तो सूरज भी इतना नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा सूरज निकला, विंड ज़्यादा होगी, विंड लगा लेते हैं, उससे भी हल नहीं हुआ। तो अब वो सीख रहे हैं कि यार पता नहीं अब क्या होना है, हमने न्यूक्लियर तो प्लांट्स तो बंद कर दिए ऑलरेडी, वही पॉलिटिकल प्रेशर में। कुछ लोगों को आइडिया है, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स मैंने एग्जांपल दी, उसको आइडिया है। और अगेन जब वो ये आइडिया पुट फॉरवर्ड करते हैं तो वो लेफ्ट इतना स्ट्रांग है और मीडिया मोस्टली लेफ्ट है और लिबरल्स वाला, तो वो फिर इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होते हैं और प्रोटेस्ट निकलते हैं, और वो अगेन विदाउट एनी रिसर्च हेल्दी डिबेट हो ही नहीं पाती। वो आपको बस उस लेबल में डाल देते हैं कि यू आर कंजर्वेटिव और आप इस चीज़ के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो गए हो, बाकी चीज़ों के भी आपको उस बॉक्स में डाल दिया और फिर वो सोल्यूशन तक बात कभी पहुँचती नहीं है। हम्म। ये इश्यूज़ हैं।
ठीक है। अच्छा, तो वो अब ये वाक़ई एक प्रॉब्लम है कि चले हमने तो एक दफ़ा घास खा के बम बना लिया था। हुँ। हमें तो शायद एक हमारा ऑलरेडी 100-150 मेगावाट वाला चल हाँ, रहा है हाँ। न्यूक्लियर प्लांट, हम मेरे ख़्याल में शायद उसको बड़ा कर लें या एक और लगा दें तो हुँ, शायद दुनिया कुछ नहीं कह हुँ, सकती। हुँ, वैसे शायद कह भी हुँ, सकती हुँ, है। तो लेकिन जो ऐसे ममालिक जो ये नहीं है हुँ। न्यूक्लियर पावर, उनको तो वैसे भी शायद दुनिया बनने भी नहीं देगी। उसमें ये है कि फिर यूएन के थ्रू कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप डिप्लोमेसी के थ्रू ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, मुल्कों को बताना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल अक्सर लोग देते हैं, अगेन जो प्रो न्यूक्लियर हैं, कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एग्जांपल ले लें। साउथ कोरिया ने बॉम्ब नहीं बनाना था, उन्होंने न्यूक्लियर लगाया और एनर्जी प्रोड्यूस की और अभी तक न्यूक्लियर नहीं प्रोड्यूस किया। नॉर्थ कोरिया ने जब फैसला कर लिया कि हमने बनाना है, तो उन्होंने बना लिया, कोई नहीं रोक पाया। जिसने बनाना होता है वो ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं करके बना लेता है, हुँ, और जिसने सिर्फ एनर्जी के लिए यूज़ करना है वो बॉम्ब नहीं बनाता। तो ये एक मुल्क की पॉलिटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है हुँ, कि आप उसको किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि हर बंदे ने बना ही लेना है। और दूसरा ये कि जितनी सुपर पावर्स हैं, अगेन इतना सिंपल नहीं है। हमें पता है कि कब कोई कहीं से अफवाह भी आती है कि बनाने लगे तो वहाँ पे पहुँच जाती हैं फ़ौजें। तो हुँ। इतना सिंपल नहीं होता। उसके लिए आप ऐसे रूल सेट करें डिप्लोमेसी के थ्रू कि लोग डरें उस चीज़ से, कि बॉम्ब बनाने से डरें। अच्छा, और फिर भी बात है, मैं तो खैर बिल्कुल साइंस जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब हम जिस तरह क्लाउड स्टोरेज है, कोई भी हार्ड डिस्क खरीद के तो हाँ, क्लाउड कर हाँ। सकता है। तो वो इस तरह की कोई एक दुनिया में खिता ढूंढ लें जहाँ पे कोई 20-25 मुख्तलिफ फौजों को लगा दें और वहाँ पे सारे प्लांट्स लेके लोगों को पाइपें दे दें दुनिया को कि इस्तेमाल करो। नहीं अच्छा, ऐसे। खैर ये जो अब गैस ने ख़त्म हो जाना है कभी ना कभी, हुँ, कोल ने ख़त्म हो जाना है कभी कभी, हुँ, मतलब खैर इन सबके जो बुरे इफेक्ट्स हैं, हम हाँ, उससे पहले शायद हम ही मर जाएं, हुँ, लेकिन अगर ना भी मरे, हुँ, हम डीट बार आल हुँ, इंसान एक कमाल की मशीन है, हुँ। तो हर चीज़ ने ख़त्म होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। चीनी ने भी ख़त्म होना है, ठीक है। शक्कर ने भी ख़त्म होना है, हाँ जी। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर पे चले जाते हैं तो यूरेनियम जो है काफ़ी साल निकाल जाएगा। अगेन वही बात जो एग्जांपल दे रहा था आपको, एक क्लोज सिस्टम है, एक कमरा है, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीज़ें हैं, वो ख़त्म होनी है, उसका हम सिर्फ रेट स्लो कर सकते हैं। हम सोलर वाली चीज़ें भी यूज़ कर लें, बैटरी वाली भी सारी यूज़ कर लें, न्यूक्लियर पे भी आ जाएं, लेट्स से वो स्किप करके कि क्लीन है, वो भी एक दिन न्यूक्लियर वो जो है उसका जो रेट ऑफ स्लो है वो कम हो जाएगा। कि लेट्स से अगर 100 सालों में एक रिसोर्स ख़त्म हो रही है, वो 200 में ख़त्म होगी, लेकिन ख़त्म तो होगी। एंड वही है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही, आप दूसरे प्लैनेट से कुछ नहीं ला रहे, एस्ट्रॉइड से कुछ नहीं ला रहे। कई लोगों ने बात की कि हम एस्ट्रॉइड से चीज़ें लेंगे, कितने ले आओगे, पूरी दुनिया अपनी पावर कर सकते, तो ख़त्म तो होनी है। तो इसमें अब सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है नहीं, उसमें। लेकिन अगर अगर बच्चे कम पैदा किए जाएं या हाँ, ना किए जाएं। हाँ, ये सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आप में इतना है कि आप नहीं चाहते कि आपका डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हमारा जो डीएनए है वो आगे जाए, तो ये सोल्यूशन है। क्योंकि पॉपुलेशन का इश्यू तो है, अगेन ग्लोबली लोग कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इशू नहीं है, और है भी नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया में फर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के लोकल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में पॉपुलेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारा फर्टिलिटी रेट है 5 to 6, अफ्रीकन्स का है 6 to 7, के वो 6 to 7 बच्चे पैदा कर सकते हैं, और यूरोपियंस का लेस दैन 2 है, कि लेस दैन 2, इवन कुछ मुल्क का आई गेस 1 भी है। तो आबादी तो हमारी बढ़ रही है, और रिसोर्सेज उसी तरह से जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं वो तो और ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो रेट ऑफ दीज रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड इज़ स्लो, लेकिन अगेन वो ख़त्म होनी है। तो जब तक कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, वो यूज़ नहीं होगी चीज़, तो वो नहीं होगी। हर बंदा एक ही बच्चा ही पैदा करे, अगेन वो रेट हम उसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी जब तक इंसान है तब तक उसने एनर्जी यूज़ करनी है। जितने कम होंगे, अगेन वो रेट ऑफ जो स्लोनेस है वो और कम हो जाएगा, लेकिन चीज़ें ख़त्म होंगी एक टाइम पे आके। अच्छा, वैसे खैर मैंने सुना है कि गोरों का ख्याल है कि दुनिया का मसला ओवर पॉपुलेशन नहीं नहीं है, होगा, नहीं होगा, अंडर पॉपुलेशन अंडर होगा। पॉपुलेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इश्यूज़ आ रहे हैं कि उन पर स्किल्ड लेबर नहीं है, कि वहाँ पे अवेयरनेस कह लें, जेनेटिक्स कह लें, डाइट कह लें, एजुकेशन कह लें, वुमेन एम्पावरमेंट कह लें, इन चीज़ों की वजह से कम बच्चे हो रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको ये भी डर है कि हम सारे ब्राउन लोग उनको डिस्प्लेस कर देंगे। 2-3 बल्कि इस तरह के, वो जो एक अमेरिका में शूटिंग हुई थी, और ये न्यूज़ीलैंड वाली जो हुई थी मस्जिद में, उस बंदे ने प्रॉपर एक अपना बताया था कि मैं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और पूरा एक थीसिस है इतना मोटा, द ग्रेट डिस्प्लेसमेंट पे। तो वाइट लोगों को डर है कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, और एक दिन हम सारे जो है वो पूरी दुनिया में राज करेंगे, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम नहीं तो कर रहे हैं। अच्छा, तो खैर सीन ये है कि अगर आज हम नहीं भी फैसला करते कि हमने सब, होगा ये कि कभी ना कभी तो चीज़ें ख़त्म होनी है। हुँ, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका डीएनए उस वक्त मौजूद ना हो, वो तंग ना हो हुँ, जब सब ख़त्म हो रहा हो, हाँ, तो आप
अभी ब्रेक लगा दें। हाँ, ये लेकिन आप ये चीज़ नहीं कह सकते, नहीं मतलब हाँ। ईज़िली आप सोसाइटी में नहीं कह सकते क्योंकि उसमें फिर लोगों की कल्चरल चीज़ें भी हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं, सारा कुछ है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अभी मतलब साइंसी बुनियादों पे कि इतने साल तक मामला और चल जाएगा, हाँ। तो इतनी की जनरेशंस और कर लें और उसको वसीयत कर जाएँ कि उसके बाद वाला ना करें फिर। उसमें भी है कि अगर अभी हम कोल, ऑयल इसके बाद अगर हम सोलर इस पे विंड पे शिफ्ट करते हैं तो ये नहीं होगा। हमें लग रहा है कि हो जाएगा, अगेन इसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये बैटरी, सोलर और विंड के। अगर हम न्यूक्लियर पे शिफ्ट करते हैं तो हाँ, हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इतना खतरनाक नहीं होगा। उसमें अगर आप लोगों को कंसर्न्स भी हैं तो ये समझें कि ख़त्म हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और हालात बहुत ख़राब है। समझे अभी तो हमें सिर्फ ट्रेलर मिल रहे हैं फ्लड्स और इन चीज़ों से, आगे हालात और ख़राब होने हैं। जब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर बेशक न्यूक्लियर सेफ़ नहीं है, अगर आपको लगता है सेफ़ नहीं है तो एटलीस्ट वो तो यूज़, आप बचना तो है ना, ज़िंदा तो रहना है। रादर देन कि आप और ख़तरनाक चीज़ों की तरफ जाएँ जो कि फ्यूचर में और मसला बने आपके लिए, तो यूज़ तो करनी है। त क्योंकि आपने प्रोलॉन्ग तो करना है, अगर आपने खुद डीएनए से इतना प्यार है जो आपने आगे चलाना है, तो वो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। आप इमेजिन करें कि वैसे ज़ाहिर है अभी तो हो तो ये अभी भी सकता है, लेकिन फिर कैंसर बढ़ जाएगा। लेकिन आपके अगर मोबाइल में आपका मोबाइल अगर न्यूक्लियर एनर्जी पे चलना शुरू हो जाए तो वो उसको कभी चार्ज ही ना करना पड़े। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी। और ज़ाहिर है कि नहीं, ऐसे मोबाइल डायरेक्ट नहीं चलेगा वैसे, वो घर में से थ्रू आएगी बिजली। तो और भी आप देखें कि हमारा ज़ाहिर है इस्तेमाल एनर्जी का बढ़ना ही है, कम तो नहीं होना। हाँ। अच्छा, बीच में हमने सरसरी सी तो इस बारे में बात की थी, लेकिन इस सारे एनर्जी मिक्स की गेम में हुँ। आइडियोलॉजीज़ कैसे रोल प्ले करती हैं? आइडियोलॉजी अगर आप आस-पास देखें तो हर चीज़ में आपको एक आइडियोलॉजी नज़र आएगी। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें, आप पॉलिटिकल इश्यूज़ देख लें, आप सोशल इश्यूज़ देख लें, आप एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ देख लें। और उसमें हम उस दिन भी 2-3 दिन पहले जब मिले थे, हम वो सिला वो जीजा की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी उस चीज़ में है जो आपको नहीं बताई जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट्स नॉट बीइंग सेड इज़ द मेन आइडियोलॉजी एंड नॉट व्हाट बीइंग सेड। एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि ऑर्गेनिक फूड है, उसके पीछे असल आइडियोलॉजी है वो ये है कि वो क्या नहीं कह रहा। वो क्या नहीं कह रहा, वो ये है कि जो होल सप्लाई चेन मैंने आपको बताई है कि कहाँ वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं, कहाँ वहाँ वहाँ कौन से जानवर मर रहे हैं और कैसे आप तक शिप होके आ रही है। तो वो सवाल हमने करने हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी की एग्जांपल ले लें, सेम इशू। आप पॉलिटिकल एग्जांपल कोई भी ले लें, अगेन सिंगल नेशनल करिकुलम एग्जांपल ले लें, सेहत कार्ड की एग्जांपल ले लें कि ऑन पेपर आपको आइडियोलॉजी क्या है कि फ्री इलाज सबका, लेकिन बैकग्राउंड में व्हाट्स नॉट बीइंग सेड इज़ कि वो पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे हेल्थ के, और इंश्योरेंस के पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो लोगों को ये हमेशा ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या नहीं कहा जा रहा हर केस में, न्यूक्लियर के केस में, हर एनर्जी के केस में, बैटरी, सोलर, विंड और पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ में भी, कि क्या चीज़ आपको नहीं बताई जा रही, वो क्वेश्चन करना है आपने। तो फॉर एग्जांपल इसके बड़े अच्छे एग्जांपल है कि कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड अ कॉफ़ी विदाउट क्रीम आर नॉट द सेम। बोथ आर कॉफ़ीज़ बट व्हाट्स नॉट इन देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी बंदा आपको कोई आइडियोलॉजी देता है कि ये चॉकलेट जो है बहुत ऑर्गेनिक है या ये वीगन है, तो आपने उसका पूरा पीछे फॉलो करना है कि वो आइडियोलॉजी उसके पीछे क्या है, कि आपको वो अच्छा फील करा रहे हैं कि आप रात को ये चीज़ें खा के सोएंगे, यार मैंने एनवायरनमेंट के लिए कोई काम बुरा नहीं किया, लेकिन अगेन उसके पीछे एक पूरी कॉर्पोरेट चेन है जो आपको चीज़ें बेच रहे हैं, वो आइडियोलॉजी बेच रहे हैं। आप मार्केट निकला, आप कितने आपको एडवर्टाइजिंग बोर्ड नज़र आएंगे कि ब्लैक फ्राइडे सेल, ये सेल, फलानी सेल। आइडियोलॉजी क्या है कि जी आप सस्ता कपड़ा लें। पीछे व्हाट्स नॉट बीइंग सेड इज़ अगेन दिस होल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट फैशन, जो कि आप हर सीज़न जो बंदा कपड़े ले रहा है, आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे इस तरह। तो इस चीज़ पे लोगों को सोचना चाहिए, थोड़ा सा साइंस की तरफ आएँ। गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि साइंस टेक्नोलॉजी वाले बंदे अपने पास रखें और चीज़ों इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, और ख़ुद भी आप थोड़ा साइंटिफिक चीज़ से हर चीज़ को क्वेश्चन करें। अगर आपको गुफ्तगू पसंद आई हो, अगर आज हाशिर ने अच्छी बातें की हैं, तो इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने उसको दावत दी अपने शो पे। और अगर उसने कोई बात कर दी है जो कि गलत थी, तो इसका वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैं उसका ईमेल एड्रेस नीचे दे दूंगा गालियों के लिए, और तारीफ़ें आपको पता है कहाँ पे करनी है। और जैज़ कैश, इजी पैसा, पेट्रन, ये सब कुछ आपने बनते रहना है, ताकि इसी तरह से आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहे। और बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफिज़।